हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रेखा मैम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ जो 2023 का है। आप लोग जान रहे हैं कि अभी 2024 में सेट 1 ही आया है और इस स्थिति में आप लोगों के लिए 2023 का मॉडल सेट जो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है बच्चों, मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं? इसका सही आंसर होगा बच्चों, दीर्घकाल में। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसके लिए लंबा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, उदासीनता वक्र होता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होती है। ये दाहिनी ओर नीचे झुका हुआ होता है तथा यह अक्ष को स्पर्श नहीं करता और ना ही यह एक दूसरे को काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। इसका उदाहरण है चाय और कॉफ़ी, जो एक के बदले एक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी। तो इसका सही आंसर है बच्चों, उपयुक्त सभी। भूमि, श्रम, पूंजी सभी उत्पत्ति का साधन है। इन तीनों में से किसी एक की कमी से किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6, एम आर को प्रदर्शित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है बच्चों, बी, डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एक क्रेता और अनेक विक्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, नए फर्मों के प्रवेश का प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों, एक क्रेता और अनेक विक्रेता। इसमें एकाधिकार के लिए यहाँ उल्टा होता, यहाँ एक विक्रेता और अनेक क्रेता होता तो एकाधिकार की विशेषता होती। अतः ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है? तो इसका सही आंसर है बच्चों, मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। इसका सही आंसर है बी, ये बाएं से दाएं की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? इसका सही आंसर है बच्चों, सी, साधनों का कुशलतम उपयोग। हम जानते हैं बच्चों कि सभी व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकताएं अनंत होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करना सीमित साधनों से एक चुनौती होती है और उस चुनौती के साथ ही साधनों का कुशलतम उपयोग कर व्यक्ति संतुष्टि को प्राप्त करता है। अतः इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स होता है छोटा छोटा क्षेत्र, जो एक बाजार का निर्धारण करती है। किसी एक बाजार में कीमत का निर्धारण करती है, किसी एक बाजार में साधन कीमत का निर्धारण करती है। इसका सही आंसर बच्चों, यहाँ गलत प्रिंट है। इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगी, अर्थात यहाँ उपयुक्त दोनों ए और बी सही होगा। जबकि आर्थिक कल्याण समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति बेलोचदार होती है? बेलोचदार कहने का अर्थ है कि तुरंत जितनी पूर्ति है उसको ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। अतः इसका सही आंसर होगा अति अल्पकाल में पूर्ति बेलोचदार होती है। अल्पकाल में हम किसी भी चीज़ को पूर्ति को हम बढ़ा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। इसका सही आंसर होगा बच्चों मुद्रा। मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। अब यहाँ आप लोग सोचिएगा, मुद्रा से तो सब कुछ आ सकता है। मुद्रा से भूमि भी खरीदा जा सकता है, श्रमिक भी खरीदा जा सकता है, पूंजी भी खरीदा जा सकता है। लेकिन यहाँ मुद्रा का सीधे सीधे उपयोग न होकर भूमि, श्रम, पूंजी के रूप में उत्पत्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्रोज किस भाषा का शब्द है?
तो मैक्रोज अर्थात ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फॉर्म चयन की। तो आर्थिक समस्या इनमें से चुनाव की समस्या है। चुनाव की चयन है कि हम किस चीज़ का चयन करें। हमारे पास आर्थिक चीज़ें सीमित है और हम उसको किस में उसका हम प्रयोग करें, अतः ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता एक व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा बच्चों उपयुक्त सभी। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। हर किसी के लिए एक चीज सब पसंद लायक नहीं होती या फिर उपयोगी नहीं होते। वैसे उपयोगिता व्यक्तिपरक भी होता है और उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। एक का कितना अच्छा लगा, दूसरे को कितना अच्छा लगा, इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16, उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, क्योंकि हम मेरे लिए कौन वस्तु कितनी उपयोगी है हम उस पर उतनी मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन गॉसेन का दूसरा नियम कहलाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। उपभोक्ता उस स्तर पर संतुलन स्थापित करता है जब उसके द्वारा खर्च किए गए अंतिम रुपये भी सारे सामानों के समान हो, शुरू में किए गए खर्च के समान हो। अतः समसीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सही होगा, कीमत मांग कहलाएगा। अगर एक सब्जी की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दूसरी सब्जी की मांग अगर ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि उसका कुछ उससे कम कीमत होता है, तो इस कीमत को, इस मांग को कीमत मांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, व्यक्त लागतें। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? आय एवं रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है? पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पूंजी लाभ। अगर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हुआ तो पूंजी लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? उपभोग, आय, निवेश, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। प्रवाह का अंतर्गत है एक जगह से दूसरे जगह उपभोग का जाना, आय का जाना, निवेश का जाना, पूंजी का जाना। प्रवाह अंतर्देशीय भी हो सकता है और अंतर्राज्यीय भी हो सकता है, अंतर्राज्यीय भी हो सकता है। एक देश से दूसरे देश भी हो सकता है, अपना देश के अंदर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यातायात। इसका सही आंसर होगा ए, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि खुदरा व्यापार तृतीय क्षेत्र में आएगा, लघु उद्योग भी निर्माण क्षेत्र अर्थात द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यातायात भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों जीएनपी प्लस घिसावट। एनएनपी, जीएनपी माइनस घिसावट एनएनपी के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? लगान मजदूरी, लगान वेतन, लगान लाभ, लगान मजदूरी ब्याज लाभ। तो इसका सही आंसर होगा डी, लगान वेतन मजदूरी ब्याज और लाभ सभी। क्वेश्चन नंबर 27, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा एक अर्थव्यवस्था में तीनों शामिल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक हमें खेती, खनन, वन मत्स्य पालन। द्वितीयक में जितना भी विनिर्माण क्षेत्र कोई भी चीज़ बनाया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र में बैंक, संचार, बीमा, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मध्यवर्ती वस्तुएं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए बी दोनों। राष्ट्रीय आय की गणना में दोनों को शामिल नहीं किया जाता। जो पुरानी वस्तुएं बनी होती है, दूसरे वर्ष में बनी होती है, वो उसका काउंट पहले ही कर लिया जाता है। और वहीं मध्यवर्ती वस्तुएं, जैसे कि हम गेहूं से हम बिस्किट बनाते हैं, तो उस क्रम में हम बीच में आटा, तो वो आटा हुआ मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु की गणना अंतिम वस्तु में किया जाता है, अर्थात जब उसका बिस्किट बना दिया जाता है उसी समय उसका गणना किया जाता है। अर्थात इसमें ए और बी दोनों ही राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाती, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्रीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एवरेज डिमांड एवरेज सप्लाई से अधिक होना चाहिए, अर्थात मांग पूर्ति से अधिक होनी चाहिए, तब वहाँ पर आय और रोजगार में संतुलन स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कीन्स ने अर्थव्यवस्था के न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? कीन्स ने अर्थव्यवस्था के न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन के रूप में पुकारा है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक व्यावसायिक बैंक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष का अनुपात घटता है। अगर नगद कोष का अनुपात बैंकों में घटा दिया जाए तो साख देने के लिए यानी लोन देने के लिए ज़्यादा मात्रा में मुद्रा होगी बैंक के पास। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? इसका ऑप्शन सी सही होगा। 1969 को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन 35, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? इसका ऑप्शन सी सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पूर्ति का नियमन करते हैं। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जा सकता है। प्राथमिक घाटे को राजस्व घाटा ब्याज भुगतान के व्यक्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन एक कर प्रणाली नहीं है? आयकर, निगम कर, सीमा कर, फीस। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है फीस, ये कर प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से असंतुलित बजट है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। जहाँ अतिरेक बजट हो यानी ज़्यादा बजट हो या फिर घाटे का बजट हो, ये दोनों ही असंतुलित बजट हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है वह क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है। अगर आय वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती जाती है तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाएगा, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है आय वृद्धि के साथ ही साथ कर की दर भी घटती है तो यह प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40,
भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित है? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजीगत अंतरण, उपयुक्त सही। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार से हमारे 40 VVI MCQ खत्म होते हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, बार बार पढ़ें और मार्क्स अच्छा लाने का प्रयास करें। थैंक यू।